अगर मैं आपसे कहूं कि यूएस खुद ईरान को वॉर फंडिंग में हेल्प कर रहा है तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? अभी तो कोई नहीं मानेगा, पर आने वाले वक्त में खुद यूएस कहेगा कि हमने ना चाहते हुए भी इनडायरेक्टली ईरान को ही अपने खिलाफ लड़ने के लिए वॉर फंडिंग की। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ है टीवी पर। तो बात बड़ी विचित्र है, पर यूएस ईरान की वॉर जो हफ्तों में खत्म होने वाली थी वो महीनों में भी खत्म होती नहीं दिख रही। एक चक्रव्यूह सा बन गया है जिसमें यूएस खुद फंसता चला जा रहा है और जो हो रहा है या होने वाला है उस पर किसी का बस नहीं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सब कुछ ऑर्गेनिकली हो रहा है। बस में तो तभी तक था जब तक 28 फरवरी को यूएस और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक नहीं की थी। आज 13 दिन बाद इस वॉर में जो कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को बताया नहीं गया होगा कि सर अगर वॉर शुरू करते हैं तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब इग्नोर करते हुए कहा होगा, लेट्स डू इट बेबी। The United States and its partners have launched Operation Epic Fury. Combat operations continue at this time in full force and they will continue until all of our objectives are achieved. आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या पहेलियां बुझा रहा हूं। दरअसल जो पर्दे के सामने हो रहा है वो तो सबको दिखाई दे रहा है, पर जो घटनाएं पर्दे के पीछे घट रही हैं उन पर किसी का बस नहीं है। वक्त भी क्या पलटी मारता है। आज मुझे ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच की तू मैं याद आ गई। आपको भी याद होगा पिछले साल फरवरी में जब ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने ओवल ऑफिस आए थे, तब ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को बोला था कि आज तुम्हें मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, मुझ पर उंगलियां उठा रहे हो, पर देखना भविष्य में तुम भी ऐसी ही सिचुएशन में फंसोगे। और इसी बात को सुनकर डोनाल्ड ट्रंप बिदक गए थे। Talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. तो आज ज़ेलेंस्की की प्रोफेसी सच होती दिखाई दे रही है। फंस गया है अमेरिका। इतना बुरा कि जानते हुए भी कि जो अगला स्टेप वो ले रहा है उससे वो और फंसेगा, पर उसको लेना पड़ रहा है क्योंकि उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेकर ये वॉर शुरू हुई थी। पहला था कि ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करने देना है, पीसफुल पर्पस के लिए भी नहीं, और यही इनकी वन एंड ओनली डिमांड हुआ करती थी। अब से नहीं बल्कि दशकों से। फिर पिछले साल ईरान और इजराइल का 12 डे वॉर होता है। यूएस ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स की पावर देखता है, जिसके बाद अब इनके ऑब्जेक्टिव्स में ये भी ऐड हो जाता है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की कैपेसिटी को भी हमें नष्ट करना है, वरना एक दिन इनकी बैलिस्टिक मिसाइल हमारे यहाँ भी आके गिरेगी। और पिछले 1.5-2 महीने से ये ऑब्जेक्टिव पूरा करने को जैसे इनके ऊपर जुनून सवार हो गया था। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. One, destroy their missile stockpiles, their missile launchers, and their defense industrial base. Missiles and their ability to make them. Number one, we are going to destroy their missiles and their missile launchers. We are going to destroy their capability to make these missiles and these launchers. Number one, destroy the regime's deadly ballistic missiles and completely raise their missile industry to the ground. ये जुनून इनका वॉर के पहले 3 दिन तक जारी रहा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे ये वॉर अनफोल्ड होने लगा, इनको रियलाइज होने लगा कि दिस इज नॉट अ केक वॉक। ईरान वेनेजुएला नहीं है। इनका जोश भी ठंडा होने लगा। अच्छा, इनका एक तीसरा ऑब्जेक्टिव भी बाद में जुड़ा, वो था ईरान में रिजीम चेंज। खैर अब तो ये उसके बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि अब यूएस की खुद की इंटेलिजेंस कह रही है कि ईरान की रिजीम कोलैप्स होने के रिस्क पर नहीं है। रक्त बीज हो गया है ईरान। एक गिरता है तो दूसरा उसकी जगह लेने को तैयार खड़ा मिलता है। अली खमनई गए तो मुज्तबा खमनई आ गए। इनके भी एग्जिस्टेंस पर अब सवाल उठने लगे हैं। कल ट्रंप ने खुद कहा कि मुज्तबा जिंदा है,
पर डैमेज है। कोई मीडिया वाले तो ये भी कह रहे हैं कि मुश्तबा कोमा में है और एक टांग भी गवा चुका है। फिलहाल ये कोमा में हो या सही सलामत हो, ईरान के रजीम को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईरान की रजीम एक सिस्टम की तरह काम कर रही है। रजीम को अगर वाकई में खत्म करना है तो इसकी जड़ों को ढूंढना होगा, और जड़ों को ढूंढने के लिए जमीन पर पैर तो रखना ही पड़ेगा, और उसके लिए नहीं लगता मुझे कि यूएस अभी तैयार है। जमीन पर पैर रखना मतलब लॉस्ट ऑफ अनप्रेसिडेंटेड यूएस लाइफ्स। कल इराकी एयर स्पेस में यूएस KC-135 स्ट्रेटो टैंकर क्रैश हुआ। 6 में से 4 क्रू या पायलट मारे गए, बाकी के 2 लापता हैं। 7 पहले ही मारे जा चुके हैं। लॉस्ट ऑफ लाइफ यूएस अफोर्ड नहीं कर सकता, खासकर तब जब यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भले ही ऊपर से कुछ भी कहते रहे, पर ये खुद जानते हैं कि उनके लिए ऐसा मोमेंट है कि ये ना वॉर बंद करा सकते हैं, ना यूएस बूट्स को ईरान पर उतार सकते हैं। ऐसे ही एयर स्ट्राइक जारी रखनी होगी, क्योंकि दिखाना होगा कि हम वॉर लड़ रहे हैं। अच्छा, इधर पिछले 3 दिनों में ईरान ने 18 कमर्शियल शिप्स और टैंकर्स पर अटैक किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। दुनिया भर में ऑयल की सप्लाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। टैंकर्स यूएस नेवी से हेल्प मांग रहे हैं। यूएस नेवी लगातार इनकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर रही है, ये कहते हुए कि अभी वहां बहुत खतरा है। ऐसे में कल यूएस ने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को खोला ताकि ऑयल की सप्लाई को आर्टिफिशियली पूरा किया जा सके। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स यानी कि वो रिजर्व्स जो आपातकाल के लिए स्टोर रखे जाते हैं। भारत में भी 4 से 5 हफ्तों का तेल एज ए स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखा हुआ है, पर फॉर्चुनेटली हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा काम चल रहा है, पर यूएस का काम नहीं चल रहा है, और ना ही चलेगा यूएस के अलाइज का। अब देखिए मजबूरी इनके सामने कैसी आ गई है। आज से यूएस ने रशियन ऑयल के ऊपर 1 महीने के लिए सैंक्शंस हटा दिए, यानी कि अब कोई भी कंट्री रशिया से ऑयल खरीद सकती है। वक्त का पहिया भी कितनी तेज घूमता है। बस कुछ दिन पहले की ही बात है जब भारत पर 25% के एडिशनल टैक्स लगाए हुए थे, क्योंकि भारत रशिया से ऑयल परचेज कर रहा था। उस पैसे से रशिया की वॉर मशीन को फंड मिल रहा था। ऐसा यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज बोल रही थी, बल्कि यूएस ने खुद भारत से बोला था रशिया के ऑयल को खरीदने के लिए, ताकि ग्लोबल ऑयल प्राइस मेंटेन रहे। और आज ये 30 दिन का जो वेवर हुआ है, जब रशियन ऑयल को कोई भी कंट्री खरीद सकती है, तो ये किसकी वॉर मशीन को फंड कर रहे हैं? रशिया की, या रूट होकर ईरान की? आज नहीं तो कल ये बात भी कही जाएगी। जो पॉलिटिकल गलियारों में जानने वाले जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो तब जान जाएंगे जब मीडिया हेडलाइंस बनेंगी कि यूएस ने खुद ईरान को इनडायरेक्टली फंड किया रशिया के ऑयल पर सैंक्शंस हटाकर। देखिए, अभी तक रशिया ईरान की लिमिटेड हेल्प कर पा रहा था, क्योंकि उसका खुद का हाथ तंग था। अब यूएस खुद रशिया को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो पहले अपनी वॉर मशीन को रिपेयर करवाए, उसकी अपग्रेडिंग करे, फिर ईरान की वॉर मशीन को भी फंड करे। और क्या लगता है ये 1 महीने में होकर बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा। ये वॉर अभी महीनों चलेगा, और या तो डोनाल्ड ट्रंप टैको मार जाए, कान बंद कर ले और अपने आलोचकों की कोई बात ना सुने। जो कहता है कहता रहे। भाड़ में जाए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स, भाड़ में जाए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। डोनाल्ड ट्रंप को क्या करना है ट्रंप की बला से? तो कुछ ऐसा एटीट्यूड अगर ट्रंप ले आए तो ये वॉर जल्दी बंद हो सकता है। वरना ईरान ने जो कंडीशंस रखी हैं, उनके लेजिटिमेट राइट्स को ऑनर करो, वॉर में हुए नुकसान का हर्जाना दो, और ये श्योरिटी दिलाओ कि दोबारा कभी इस तरह का अटैक नहीं करोगे। तो इस तरह की ना मानने वाली कंडीशंस रखी है ईरान ने। इन कंडीशंस के ऊपर अगर सीज फायर हो गई तो ये तो और भी ज्यादा बेइज्जती वाली बात होगी यूएस और इजराइल के लिए। इसलिए चॉइस नहीं है, ऑर्गेनिक हो गया है ये वॉर, और फंस गया है अमेरिका। एक तरफ मिड टर्म इलेक्शन, एक तरफ अपने खुद के बड़बोलेपन में बोले हुए ऑब्जेक्टिव्स, और एक तरफ ये तेल। डोनाल्ड ट्रंप करें तो क्या करें? चले होपफुली कोई बीच का रास्ता निकले, वरना झुकने को ना यूएस तैयार है और ना ही ईरान। तो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।